कि एक कांटों का ताज है। इस बार इतना आसान नहीं रहा क्योंकि कुछ नए लोग पार्टी में आए तो उनको जोड़कर रखना एक बड़ी बात थी। और दूसरा ये कि एक इमेज बिल्डिंग की कोशिश की गई शिवराज सिंह चौहान की, क्योंकि करप्शन के ऐसे चार्ज यहाँ पर नहीं लगे हैं सीधे मुख्यमंत्री पर, तो उस तरह की उनकी छवि नहीं है। लेकिन जब उन्होंने अपने आप को बदला, मामा का बुलडोजर चलवाने की कोशिश की, लेकिन वापस आप देखिए पिछले 6 महीने में उन्होंने वापस अपनी वही छवि मामा वाली, भांजी वाली वो पकड़ लिया। लगातार बहनों के बीच में जाकर गाना गा रहे हैं, तो अपनी उसी छवि पर वापस आ रहे हैं। तो शायद ऐसा लगता है कि कर्नाटका के जो सीएम थे उनसे शायद कंपैरिजन करना मध्य प्रदेश का बेईमानी होगी। और अब जिस छवि के साथ शिवराज सिंह चौहान आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एज ले सकते हैं आप। एक सबक जरूर है इस झटके के साथ बीजेपी को, क्योंकि अब जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहा है वो तो बीजेपी का गढ़ है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना का भी जिक्र किया है यहाँ पर। तो यहाँ एक बीजेपी को इससे लेसन मिला है झटके के साथ। बिल्कुल सबक मिला है, चूँकि सबसे बड़ा सबक ये है कि कांग्रेस अब पूरी टीम के साथ चुनावी मैदान में उतरी है कर्नाटक में पूरे ताकत के साथ। राहुल गांधी की भी छवि पहले के मुकाबले बेहतर हुई है और कैडर के साथ अगर कांग्रेस मिल के चुनाव लड़ती है तो कर्नाटक का कंपैरिजन हम मध्य प्रदेश से ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पार्टी जिस तरह से बिखरी हुई अगर मिल के चुनाव लड़े तो उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। दूसरा, एंटी इनकम्बेंसी का भी फ़ायदा उठा सकती है कांग्रेस। और कर्नाटक में बाकी मध्य प्रदेश में बाकी राज्यों के मुकाबले कैडर थोड़ा ज़्यादा, ये कहना गलत नहीं होगा कांग्रेस के लिए। ठीक है, पहले ज़रा मैं एक बार अपनी जो सहयोगी हैं पिनाज जी, वो आप बताइए। आप देखिए डिजिटल की जो पूरी टीम है इसको पिनाज जी कम लीड कर रही हैं। आज जो आपके डिजिटल के सारे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन तक हर अपडेट पहुंच सके, इसके लिए आपने क्या तैयारी की थी? बिल्कुल, सुबह 5 बजे से हमारी पूरी टीम जो है यहाँ पर मौजूद थी और लगातार हम लोग आपके लिए सबसे तेज़ और सबसे पहले नतीजे लाने के लिए हमारी पूरी टीम जो है सुबह 5 बजे से बैठी हुई है विदाउट ब्रेक के। इन्होंने अपना ब्रेकफास्ट भी यहीं टेबल पे किया और लगातार सबसे तेज़ नतीजे जो हैं सीधा जो काउंटिंग स्टेशन है वहाँ से हम लोगों ने सॉफ्टवेयर के जरिए लगातार आपको अपडेट कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे। जो भी आप लोगों के बयान प्रतिक्रिया आई थी, चाहे वो यूपी निकाय चुनाव को लेकर आ रही हूँ या फिर कर्नाटक चुनाव को लेकर आ रही हूँ, लगातार सबसे पहले आपको पहुंचा रहे थे। आप अगर हमारे YouTube पेज पे जाके देखेंगे तो आपको हमारी तमाम जानकारियां जो हैं, चाहे वो एनालिसिस हो या फिर लोगों की, नेताओं की प्रतिक्रिया हो या फिर पब्लिक का रिएक्शन हो, सब कुछ आपको न्यूज़ नेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले देखने को मिला। पर अब मुझे आप ये बताइए कि नतीजे आ चुके हैं, सबने नतीजे देख लिए हैं, लगातार वो जो स्क्रीन है न्यूज़ नेशन के उस पर हम दिखा रहे हैं। अब शाम को कोई दर्शक आपके साथ जुड़ना चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और वो विश्लेषण इसका जानना चाहे तो क्या उसके लिए? बिल्कुल, आप अभी से ही अब हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आपको तमाम हमारे जो सीनियर्स हैं, जो हमारे पिछले 20-25 साल के अखबार, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, अलग अलग फील्ड से जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, यहाँ पर हमारे साथ पूरी टीम मौजूद है जो आपको बताएगी कि आखिरी जो कर्नाटक के इलेक्शंस हैं इनके मायने क्या हैं और क्या कुछ फैक्टर्स रहे हैं। चाहे वो SC/ST वोट बैंक जो है, अगर देखा जाए तो कर्नाटक दूसरा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा वोट परसेंटाइल है, तो उस वोट बैंक को साधने में आखिर कांग्रेस कैसे कामयाब रही, कांग्रेस की रणनीति क्या थी, किस तरह से उसने SC लेफ्ट और SC राइट में अपनी जो सीटें हैं, उनके जो उम्मीदवारों को टिकट दिया उसमें कैसे चयन किया। फिर अगर ओल्ड मैसूर रीजन की बात करें तो वहाँ पर किस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस की स्ट्रैटेजी रही और कांग्रेस और बीजेपी कैसे ओल्ड मैसूर रीजन में JDS को हटाने के लिए वहाँ पर एक दूसरे का सपोर्ट करते नजर आए, उसका एनालिसिस आपको मिलेगा। सिद्धिरमैया और DK शिव कुमार में से किसको कमान मिलनी चाहिए, कैडर किसके साथ है, नंबर किसके साथ हैं, विधायक किसके साथ हैं। कई बार होता है कि संगठन आपके साथ है लेकिन नंबर आपके साथ नहीं है विधायक का, तो वो एनालिसिस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको राहुल गांधी का फैक्टर, वाकई में भारत जोड़ो यात्रा जिन जिन रूट से होकर गई थी, तो क्या उन रूट्स पर भारत जोड़ो यात्रा की जहाँ से ये गुजरी थी, क्योंकि कहा जा रहा है कोस्टल एरिया में क्यों नहीं गई थी और कोस्टल एरिया में क्यों नहीं असर दिखा, तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जो विपक्ष भी पूछ रहा है, जनता के मन में भी हैं। और अब यहाँ से राहुल की राजनीति कहाँ जाएगी, प्रियंका गांधी क्या एक बड़े रोल में नजर आएंगी, क्योंकि आप ये देखिए कि प्रियंका यहाँ पर भी पुरजोर तरीके से एक प्रचारक की भूमिका में थी और हिमाचल में उनकी टीम ने काम किया था। तो ये तमाम सवालों के अगर आपको जवाब चाहिए, आपको समझना है बारीकी से और 2024 के लिए क्यों इसे हम एक रोड टू गेटअवे टू साउथ कह रहे हैं, इन तमाम सवालों के जवाब हमारी एक्सपर्ट की टीम देगी। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन ये बताइए जो आपकी टीम सुबह से बिना लंच ब्रेक के काम कर रही है, इनको कुछ खाने को मिलेगा और कब मिलेगा? कॉफी, बर्गर सब खा चुके हैं और इनको एक बड़ी पार्टी मिलेगी अगर हमारे व्यूअर्स यूं ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अब आप कर्नाटक इलेक्शन के एनालिसिस पे फिर से लौटें। ठीक है, चमक रहा है, वैसे राहुल, प्रियंका और पूरा हम लोग चमक रहे हैं कांग्रेस पार्टी। और हम 24 में भोलेनाथ से, बजरंगबली जी से, माँ भगवती से दुआ करते हैं, अंदर हम लोग बहुत दुआ करते हैं कि हम एक
है वहाँ पर काडर को लगेगा कि हाँ राहुल गांधी हमारे लीडर हैं और फ्रंट में आकर वो लीड करने के लिए तैयार हैं। वो पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब लोगों को मतलब कार्यकर्ता को लगेगा कि हाँ हम राहुल गांधी के साथ खड़े हैं और हम स्टेट इलेक्शन जीत सकते हैं। अब बीजेपी ने भी शायद नहीं सोचा होगा कि उसकी जो टैली है वो 64 पर सिमट जाएगी। मतलब इससे अगर थोड़ा बहुत नंबर ऊपर होता तो शायद ऑपरेशन लोटस की कोई संभावना बन सकती है। हाँ बिल्कुल संभावना बन सकती थी, या फिर नंबर अगर कांग्रेस पार्टी का जो नैरो मार्जिन से अगर उसको बहुमत मिला होता और बीजेपी 90 के आसपास होती तो शायद कोई एक गुंजाइश बन सकती थी। क्योंकि ऑपरेशन लोटस का तो जो उसकी जो प्रयोगशाला है वो कर्नाटक ही रही, सबसे पहले कर्नाटक से 2007-8 में आई थिंक शुरू हुआ था ऑपरेशन लोटस। तो दूसरा राहुल गांधी के बारे में जो बात कर रहे थे, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जो रूट बनाया गया था बड़ा क्रिटिसाइज किया गया था कि गुजरात में इलेक्शन होने हैं, गुजरात में राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं, यूपी में होते हुए भारत जोड़ो यात्रा नहीं जा रही है, केरल में इतना टाइम क्यों। लेकिन वही भारत जोड़ो यात्रा का जो रूट पंजाब से था वो फेल हो गया था, पंजाब में नहीं जीत पाए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद। नहीं, भारत वो पहले का था, उसके बाद अब जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो पंजाब का इलेक्शन आई थिंक फरवरी मार्च में हुआ था 2022 में, भारत जोड़ो यात्रा सितंबर या अगस्त में शुरू हुई थी। तो वो जो रूट बनाया गया था जिसमें केरल में उन्होंने टाइम दिया, कर्नाटक में उन्होंने टाइम दिया, तेलंगाना में उन्होंने टाइम दिया, और कर्नाटक में हमने देखा है कि जो 6-7 जिले या 8 जिले थे जहां पर भारत जोड़ो यात्रा पहुंची थी, जहां राहुल गांधी गए थे, वहाँ अच्छा उनको सपोर्ट मिला था, क्राउड काफ़ी अच्छा था। और मुझे जो पता चल रहा है वो ये है कि करीब 37-38 सीटें ऐसी हैं। मतलब जो ये टैली है 136 की, इसमें भारत जोड़ो यात्रा की अहम भूमिका। हाँ, इसको कहा जा सकता है कि अहम भूमिका। लेकिन अब जरा ये बताइए कि मध्य प्रदेश, हिमाचल नहीं गए थे राहुल गांधी, लेकिन हिमाचल जीत गए थे भारत, ठीक है, बिना भारत जोड़ो यात्रा के। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर अब मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की पार्टी हार जाती है, अगर छत्तीसगढ़ में बहुत बेहतर नहीं करती है या बाकी राज्यों में बेहतर नहीं करती है, तो क्या उसका भी क्रेडिट राहुल गांधी को ही दिया जाएगा सीधे तौर पर? जब जीत का है तो हार का भी उन्हीं? बिल्कुल उनको मिलना चाहिए। और अभी लोकसभा का जिक्र हो रहा था, क्योंकि लोकसभा में भी टाइम नहीं है, तो चाहे हम कर्नाटका ले लें, चाहे हम मध्य प्रदेश ले लें, चाहे हम छत्तीसगढ़ ले लें, राजस्थान ले लें, इन विधानसभाओं में 2018 में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं था बीजेपी का। लेकिन उसके बावजूद जब 2019 में लोकसभा के इलेक्शन आए तो शायद इसी कर्नाटका में, अगर गलत नहीं हूँ, 28 में से 25 सीटें लोकसभा की आई। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो एक छिंदवाड़ा की सीट छोड़ दें तो सारी बीजेपी के पास गई। छत्तीसगढ़ में 11 में से 2 सीटें कांग्रेस को गई, 9 मिली, और राजस्थान में भी एक तरीके से क्लीन स्वीप था। तो इसका इम्पैक्ट लोकसभा में जाएगा, ये शायद थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगा क्योंकि वहाँ मोदी जी चेहरा हो जाते हैं। ठीक है जी। हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि लगातार हम आपसे, अभी आप अपनी जो हमारी लाइव स्ट्रीम है इसमें आप अपने कमेंट्स करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल हो हमारे एक्सपर्ट्स उसका जवाब देंगे। साथ ही साथ हम एक पोल भी पूछ रहे हैं, आपकी नज़र में राहुल गांधी का कितना बड़ा इस जीत में योगदान है? क्या ये जीत सिर्फ और सिर्फ जो एंटी इनकम्बेंसी है, भ्रष्टाचार है और वहाँ पर जो तमाम नाराजगियाँ हैं महंगाई को लेकर या आरक्षण के मुद्दे को लेकर, सिर्फ उन्हीं मुद्दों की जीत है कांग्रेस के लिए, या फिर राहुल गांधी ने जो सबसे बड़ा समय अपनी भारत जोड़ो यात्रा का लगभग 21 दिन, अगर मैं साजिद जी गलत नहीं हूँ तो 21 दिन का वक्त जो है वो कर्नाटक में बिताया था, जिस तरह से डिलीवरी बॉय से लेकर महिलाओं से तमाम लोगों के साथ वो उन्होंने इंटरेक्शन किया, एक मासिस से जुड़े। तो क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उनके पब्लिक कनेक्ट की भी ये जीत है? तो आप बताइए कि भारत जोड़ो यात्रा का इस जीत में कितना बड़ा योगदान है। साथ ही एक सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, डीके शिवकुमार या सिद्धिरमैया, कौन आपकी नज़र में सीएम पद का बड़ा दावेदार है? और एक और सवाल हम लोग आपसे पूछ रहे हैं, इन तमाम सवालों के जवाब आप दे सकते हैं। सवाल इससे कोई जुड़ा हुआ हो तो आप हमारे पैनल से भी पूछ सकते हैं। सवाल ये कि क्या ये 2024 की जो चुनाव है उसको लेकर क्या इसमें ये माना जाए कि हाँ भाई अब मोदी फैक्टर की जो करिश्मा है वो थोड़ा सा उसमें कुछ फीकापन आया है, उसमें थोड़ी धूल जमी है, या फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है? स्टेट के इलेक्शन थे, जब मोदी की बात आएगी, जब लोकसभा की बात आएगी तो फिर मोदी ही मोदी होगा। ठीक है, लेकिन ये तो ठीक है, सवाल आप पूछिएगा, लेकिन अगर आपके मुताबिक जो तमाम हमारे पैनलिस्ट हैं वो सही जवाब देते हैं तो क्या इनके लिए कोई अवार्ड की व्यवस्था है? बिल्कुल, इनके लिए अवार्ड की व्यवस्था होगी। राहुल गांधी का कद बढ़ रहा है ये तो ठीक है, लेकिन ममता बनर्जी जो खुद को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर देखती हैं, नीतीश कुमार जो एक के बाद एक तमाम नेताओं से मिल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जिनको लगता है कि उन्होंने दिल्ली में अपने आप को साबित किया है, केंद्रीय स्तर पर भी साबित करेंगे, उनके लिए झटका आज का चुनाव, राहुल गांधी का कद बढ़ गया है थोड़ा? बिल्कुल मुझे लगता है झटका है, लेकिन दूसरा इसमें पॉजिटिव ये है, कांग्रेस अगर मजबूत होती है तो सहयोगी संगठनों के लिए भी ये फ़ायदे की बात होगी, क्योंकि सबका एक ही लक्ष्य है मोदी को हटाना, तो उसमें कांग्रेस का मजबूत होना उनके लिए पॉजिटिव संकेत है। दूसरी एक ज़रूरी बातचीत मैं करना चाहूँगा जो इस पूरे डिबेट से मिसिंग है, हम खड़गे को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं खड़गे, उनका भी एक बड़ा रोल रहा है इस चुनाव में, चूँकि हैदराबाद कर्नाटका जहाँ पे एससी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर, और वहाँ पे जो टिकट वितरण हुआ या फिर जिस तरह से कैंपेन किया खड़गे ने और वहाँ पे अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई, पूरे कर्नाटका में कांग्रेस को एक मंच
पे लाने का श्रेय कहा जाए या फिर दूसरी चीज़ें कहा जाए, तो खड़गे का एक बड़ा रोल रहा है जिसको हम इस पूरे डिबेट से मिस कर रहे हैं। हमें खड़गे को भी काफ़ी क्रेडिट देना पड़ेगा। दूसरा, कर्नाटका से कनेक्शन, खड़गे के लिए व्यक्तिगत तौर पर भी चुनौती थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गृह राज्य है, अगर यहीं हार गए तो कैसे जवाब? का एक बड़ा फैक्टर ये है कि खड़गे जो हैं, जो आपको बता दें कि यहाँ पर कर्नाटक में जो एससी हैं वो दो हैं, एससी राइट और एससी लेफ्ट। और एससी राइट और एससी लेफ्ट या एससी वाम, इसको अगर आप समझना चाहेंगे तो उसको छोटा सा अंतर मैं ये बताना चाहूँगी कि एससी वाम जो है उस समुदाय से आते हैं जो कारीगर समुदाय है, तो कारीगर समुदाय होता है। और एससी राइट जो है वो थोड़ा सा ज़मीन से जुड़ा होता है, भूमि के काम में लगा रहता है, तो थोड़ा सा फाइनेंशियली और सोशली वो थोड़ा अपलिफ्टेड माना जाता है। तो ऐसे में खड़गे जो हैं वो आते थे एससी राइट समुदाय से। तो उसमें क्या था कि अब कांग्रेस ने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई कि एससी राइट समुदाय जो है, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि राइट विंग वाले बीजेपी के साथ जाते हैं, उल्टा है। यहाँ पर लेफ्ट विंग वाले यानी कि एससी वाम जो है वो बीजेपी के साथ जाता है और एससी राइट जो है वो उसका नेचुरल इंक्लिनेशन जो है वो कांग्रेस की तरफ रहता है। तो अब जो एससी राइट जो था उसके अंदर खड़गे ने आपने एक इमेज दे दिया कि देखिए हम आपके नुमाइंदे को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं। उसके बाद जब अपने सीटों का बंटवारा किया, उम्मीदवार चुने, तब भी आपने एससी राइट को तरजीह दी। तो खड़गे के लिए भी अगर देखा जाए तो उनके अपने कद के लिहाज से भी काम करना वहाँ पे बहुत बड़ा वजह थी कि अपने आप को भी साबित करना है। गांधी परिवार के सिर्फ यस मैन नहीं है वो, ये भी दिखाना है कि संगठन को भी अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। और साथ ही जो उनका अपना वोट बैंक है, जो कांग्रेस ने एक तरह से फूट डाल के राजनीति करने की कोशिश की थी, सीटें बटोरने की कोशिश की थी, उसमें भी कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल हुई है। ठीक है, तो खड़गे, आप भी कह रहे थे कि खड़गे को नज़रअंदाज ना किया जाए, यही फैक्टर या कुछ और एंगल है आपके? एग्जैक्टली, पिनास जी ने काफ़ी माइक्रो लेवल पे जाके बताया। वहाँ पे जो एससी लेफ्ट और एससी राइट वाला जो फैक्टर है, उसमें खड़गे का होना, बने रहना, वो कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हुआ है। और आप ये देखिएगा जो हैदराबाद कर्नाटका रीजन, वहाँ पे कांग्रेस ने एक बड़ी थंपिंग मेजॉरिटी से जीत दर्ज की है, उसमें खड़गे फैक्टर को हम नज़रअंदाज नहीं करते। ठीक है, संगठन के स्तर पर जो कांग्रेस ने तमाम फैसले लिए टिकटों के बंटवारे के साथ साथ, वो भी बड़ा पहले से 2 महीने पहले से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपने अपने बंटवारे करने टिकटों के शुरू कर दिए थे। टिकट कैसे दी जाएंगी, किसको बांटी जाएंगी, मुस्लिम वोट बैंक जो है छिटक ना जाए, बंटवारा ना हो जाए। वोकालिंगा समुदाय, उसमें भी आप सोचिए कि लिंगायत आप मान के चलते हैं कि बीजेपी के साथ उसका एक अटैचमेंट रहेगा, लेकिन वोकालिंगा में भी अपनी पैठ बनाने के लिए कि उनकी जो नाराजगी हो उसको कैसे हम अपनी तरफ कैप्चर करें, किस तरह से उन्हें आरक्षण का दाव फेंके, किस तरह के उनके साथ कनेक्ट करें, उनके लीडर्स को तरजीह दें, तो वो स्ट्रैटेजी भी अपनाई। और साथ ही साथ ये भी देखिएगा कि सुमित मुझे दुरुस्त कीजिएगा कि अगर देखा जाए तो इस इलेक्शन में बघेल भी पहुंचे हैं, इस इलेक्शन में आपके साथ दिग्विजय सिंह भी, उनको साइड रखा गया, बड़बोले नेता हैं कि कहीं जाके वहां पर बना बनाया खेल कुछ ऐसा बयान ना दे दें कि सेल्फ गोल ना कर दें। आपके चीफ मिनिस्टर्स पहुंच रहे थे वहां पर दिखाने के लिए कि हाँ, शक्ति दिखाने के लिए कि हमारे स्टेट के मिनिस्टर्स आ रहे हैं, लेकिन काम निचले स्तर पर जमीनी कार्यक्रम। नहीं, जो बीजेपी ने गलती करी कि बीजेपी ने क्या किया कि पूरी सेंट्रल लीडरशिप जैसे आई, उनकी चकाचौंध में, बड़े नामों की रैली में, उनके लाभ लश्कर में जो क्षेत्रीय नेता दब गए और उनको लगा कि भाई अगर जीत होती है तो मेरी थोड़ी होगी, ये तो भाई सेंट्रल की जीत है, उसके बाद मैं तो सिर्फ सेंट्रल का पपेट बन के काम करूंगा, वो जाने। और कांग्रेस ने क्या किया कि अपने जो बड़े नेता थे, ठीक है भाई आप बड़े होंगे, नॉर्थ इंडिया की बेल्ट में होंगे, बड़े होंगे, अपनी जगह होंगे, लेकिन यहाँ पर मेरे लोकल नेता जो हैं उन्हीं को तरजीह मिलेगी। और बड़े नेता आके कुछ उटपटांग अपने स्टेट के हिसाब से, राजनीति के हिसाब से कोई बयान ना दे जाएं और जो मेरे लिए गले की फांस ना बन जाए, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि भाई दूर रहो। पर ऐसा तो नहीं है कि चूंकि अब बीजेपी हार गई है तो हम इसको इस एंगल में नरेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने कई राज्यों में देखा है जहां पर बीजेपी चुनाव हार रही होती थी, नरेंद्र मोदी अचानक से चुनावी मैदान में उतरते थे, 10 दिन में पूरी की पूरी जो बाजी है उसको पलट देते थे, और फिर हम नरेंद्र मोदी की इस रणनीति की तारीफ करते थे कि जो राज्य वो हार रहे थे वो नरेंद्र मोदी ने चुनाव जितवा दिया। अब हम कह रहे हैं कि दिल्ली के नेता पहुंचे, इस वजह से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी। मैं ये नहीं कह रही हूं कि दिल्ली के नेता पहुंचे इस वजह से बीजेपी की, नरेंद्र मोदी नहीं, नरेंद्र मोदी वो फैक्टर है जिनके लिए लोग भी जुड़ते हैं, भीड़ भी आती है और जिनके लिए एक अलग प्यार है, उनकी छवि जो है, आपका जो पेसीएम है वो अपनी जगह होगा, लेकिन जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी आते हैं वो कहते हैं इससे ईमानदार कोई नहीं है भाई, इससे ज्यादा कर्मठ कोई नहीं है। क्योंकि आप 2014 के लोकसभा चुनावों का वोट परसेंटाइल देख लीजिए, 2019 के लोकसभा चुनावों का वोट परसेंटाइल देख लीजिए और असेंबली इलेक्शन का देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि 36 से 50% हो जाता है। तो पता चल जाएगा कि भाई ऐसे लोग जो आइडियोलॉजी से भले ही संबंध न रखते हो, उन्हें बीजेपी की आइडियोलॉजी, विचारधारा बिल्कुल पसंद ना हो, लेकिन मोदी का चेहरा आते के साथ वो लोग भी जो परंपरागत वोट बैंक नहीं है वो भी शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब ये जो बात आप कह रही हैं ये 2024 के लिहाज से बीजेपी के लिए राहत है कर्नाटक में बिल्कुल, लेकिन इसमें साथ ही ये है कि भाई कई बार क्या होता है कि आपके इतने बड़े बड़े नेता आ गए, उनकी रैलियां हो रही हैं कि जो लोकल लीडर्स हैं कहीं ना कहीं वो उनके आभा मंडल में थोड़े छिप जाते हैं। उनकी रैलियों के लिए बंदोबस्त बनाना है आपको, उनके लिए तमाम साधन संसाधन जुटाने हैं, तो कहीं ना कहीं आप थोड़े बैक सीट में हो जाते हैं। और देखिए ये समझना होगा, मतलब ईगो हर्ट कहीं महसूस होती है कार्यकर्ताओं। साउथ
साउथ और जो उसकी नॉर्थ की राजनीति, क्या मिजाज, हम कहते हैं ना साउथ इंडियन और नॉर्थ दक्षिण इंडियन और उत्तर भारत। दक्षिण भारत की राजनीति है वो एकदम हाइपर लोकल पे चली जाती है। आप देखिए कि वहाँ के जो इश्यूज हैं वो इश्यूज अलग है, हर स्टेट का इशू अलग है। और अगर कर्नाटक को आप देखें तो कर्नाटक अपने आप में 3-4 स्टेट की तरह लगता है। अलग अलग रीजन है, अलग अलग रीजन के अलग अलग इश्यूज हैं, अलग अलग वहाँ पर सोशल जो सोशल स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। अगर नॉर्थ की हम बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया में एक साथ कोई एक मसला ऐसा होता है जो भावनात्मक मुद्दा होता है, वो पूरे के पूरे नॉर्थ पट्टी में पूरा चला जाता है। तो 5-6 राज्य हैं नॉर्थ इंडिया में या मध्य भारत में जहाँ एक ही मसला पूरा हावी हो जाता है। साउथ में ऐसा नहीं होता, वहाँ इश्यूज बेस्ड राजनीति ज़्यादा होती है, ऐसा हमने नोटिस किया है। और दूसरी बात हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि कर्नाटक के इलेक्शन को आप इस नज़रिए से देखिए कि बीजेपी पिछली बार जीती जरूर थी या सरकार बनाई थी या उससे पहले भी सरकार बनाई थी, लेकिन बहुमत या ज़्यादा सीटें नहीं पा रही थी। कर्नाटक की पॉलिटिक्स 1971-72 के बाद से बदल गई है। कर्नाटक में वोकालिगा और ये लिंगायत समुदाय की इससे पहले डोमिनेंट रहती थी ये कास्ट, लेकिन देवराज उर्स ने जो वहाँ पर प्रैक्टिकल किया था, जो एक्सपेरिमेंट किया था अहिंदा वाला, जिसमें दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को एक साथ लेके आए थे, उसके बाद से पॉलिटिक्स पूरी तरह से बदल गई। उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिद्धारमैया। सिद्धारमैया एक स्पेशल बात हो रही है कि सिद्धारमैया जेडीएस में थे, 2006 में साथ में सरकार बनी थी। सिद्धारमैया सीएम बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगा कि कुमारस्वामी को ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं देवेगौड़ा, जो सीनियर देवेगौड़ा हैं, तो वो शिफ्ट करके उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और कांग्रेस में आ गए। ये एक तरीके से देखना होगा कि कहाँ अब जेडीएस कहाँ है और सिद्धारमैया। लेकिन कुछ जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि कर्नाटक के चुनाव में करप्शन बड़ा मुद्दा रहा, जिसके चलते एंटी इनकम्बेंसी, करप्शन मोटे तौर पर पेसीएम का आरोप, बसवराज बोम्मई का करप्ट होना, उन पर एलिगेशन, उसने ये सारे डायनामिक्स भी चेंज कर दिए कि वो वोकालिंगा कहाँ जाएगा, लिंगायत कहाँ जाएगा, अनुसूचित जाति कहाँ है, जनजाति कहाँ है, मुसलमान किसके साथ है। अब मोटी कहानी ये है कि मतदाता को करप्ट चेहरा पसंद नहीं है। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मतदाता को करप्ट चेहरा पसंद नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जनता तो अपने स्टेट इलेक्शन में स्थानीय मुद्दे भी देखती है। विधायक कौन है, कैसा आदमी है, हमारा सीएम कैसा होगा, पिछला विधायक कौन था, उसने कैसा काम किया है, आगे जो उसके अपोजिशन में जो चेहरा है वो कैसा है। तो ये स्टेट इलेक्शन में सारी चीज़ें देखी जाती है, तो यही फैक्टर होते हैं। और बड़ा फैक्टर तो था ही सही, करप्शन सबसे बड़ा फैक्टर था। सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, इसीलिए मुंबई को जाना पड़ेगा और कांग्रेस को सत्ता मिल गई वहाँ पर। शिवराज सिंह चौहान आज के नतीजों से क्या कुछ सबक ले रहे होंगे, क्या कुछ सोच रहे होंगे, क्या कुछ करने की ज़रूरत है उन्हें जो अभी कहीं शायद मिसिंग है? दो तरह की चीज़ें यहाँ पर दिखी हैं जो आज नेता खुलकर बोल भी रहे हैं कि एक तो गुजरात मॉडल जहाँ पर सब कुछ चेंज कर दिया गया और चुनाव में उतरे, दूसरा कर्नाटका का मॉडल है यहाँ पर चेंज नहीं किया गया उस तरीके से, और वो खुद नेता मान रहे कि वो जो 40% कमीशन का मुद्दा था वो हम पर चिपक गया, इस वजह से हमें हार हुई। अब यहीं पर ये सोच चल रही होगी बीजेपी के मध्य प्रदेश के संगठन में कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला फिट बैठने वाला है हम पर, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि हमें हटाया जाए। वो पार्टी आलाकमान को अब सोचना है कि इन दोनों के बीच से क्या रास्ता मध्य प्रदेश के लिए निकलता है, क्योंकि यहाँ एक झटका 2018 में लग चुका है और उस वक्त ये कहा गया था कि बहुत ज़्यादा विश्वास जो है वो स्थानीय संगठन पर यहाँ पर जताया गया था, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस उस वक्त केंद्र से नहीं हुई थी और यहाँ पर स्थानीय स्तर पर नाराजगी थी विधायकों से। उसका खामियाजा 2018 मतलब मध्य प्रदेश में टिकट काटे जाएंगे, ये तय मान लिया जाए? काटना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं 30-40 जो कांग्रेस छोड़कर आए हैं, 30 के आसपास लोग। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे का टिकट कैसे कटेगा, और कटेगा जो ऑलरेडी बीजेपी के पुराने नेता हैं। बीजेपी की लायबिलिटी बढ़ रही है मध्य प्रदेश उसमें। और आप का हाथ दुख गया होगा बहुत देर से माइक पकड़े हुए, और आपका एनालिसिस रह गया, अनुराग का एनालिसिस रह गया, वो भी पूछना है। एक छोटा सा एनालिसिस मैं ये कर दूं कि जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, तो मध्य प्रदेश के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से भी हाल फिलहाल में मुझे मध्य प्रदेश जाने का मौका मिला था, तो पत्रकारों का ही वो पूरा फंक्शन था। तो उसमें उन्होंने एक बहुत दिलचस्प बात की कि अगर दिग्विजय, माफ कीजिएगा, ये शिवराज के चेहरे पर चुनाव लड़ा तो नुकसान होगा, और शिवराज को हटा के अगर चुनाव लड़ा तो और भी ज्यादा नुकसान होगा। तो मतलब गले की हड्डी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि निगलना है कि उगलना है। वो तो कह रहे हैं उनके साथ साथ लायबिलिटी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वो भी बन गए, वो भी हैं, वो भी बन गए हैं, और इसीलिए कांग्रेस काफी उत्साहित भी है। चतर जी, आप तो मध्य प्रदेश से ही आते हैं, और खुद भी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश का आदमी कहते हैं बहुत बारीक पीसता है, समझ में नहीं आता है चाहता क्या है। इसलिए मामा की राजनीति को अभी तक दिल्ली समझ नहीं पाई। नहीं, मामा थोड़ा अंडर प्रेशर है, मामा लगे हुए हैं, जोर शोर से लगे हुए हैं, पूरी बीजेपी लगी हुई है, मतलब हर तरह से लगी हुई है, धन बल बाहुबल सब लगी हुई है। लेकिन इस बार मामा का रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि जनता थोड़ी सी परेशान है। जनता परेशान है कि बहुत लंबा समय देख लिया मामा को, अब दूसरे को मौका देना चाहिए। तो कहते टाइगर इज बैक, नहीं बूढ़ा टाइगर नहीं, इस बार लोगों को ये भी लग रहा है कि मामा को शायद अगर चुनाव जीत भी जाएंगे तो मामा को सीएम नहीं बनाएंगे। ये कुछ लोगों के दिमाग में ये भी है। मैं वहीं से लौटा हूं तो मुझे जिन लोगों से बातचीत करी स्थानीय लोगों में, तो वो कह रहे हैं कि इस बार तो किसी और को ही सीएम बनाएगी बीजेपी, अगर चुनाव जीत जाएंगे तो हम वोट क्यों दें बीजेपी को। ऐसे भी लोगों के दिमाग में ख्याल है। चलिए एक बार फिर से कर्नाटक की राजनीति पर आते हैं। अनुराग, आप जो हैं
खूब आंकड़ों पर पूरी रिसर्च करते हैं और खूब आंकड़े पढ़ते हैं, तो योजनाओं की तो कोई कमी नहीं थी अनुराग, जितने मतलब अगर देखा जाए। और ऐसी योजनाएं जो अगर आप कह रहे हैं कि गरीबों के लिए गारंटी जो राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने दी है, जिसको लेकर आप कहा जा रहा है कि एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुई है, लेकिन अगर देखा जाए, एनालाइज करें तो योजनाएं तो कर्नाटक की मौजूदा सरकार की भी बुरी नहीं थी। देखिए, कर्नाटक, साजिद जी हमारे रिसर्च हेड हैं, वो मुझे करेक्ट करेंगे, कर्नाटक हिंदुस्तान के टॉप 8 स्टेट्स में आता है। कर्नाटक की जो जीडीपी है वो देश के बहुत सारे राज्यों से नहीं, बल्कि जो देश की जो ग्रोथ है उससे भी ज़्यादा है। मतलब हमारा देश जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, कर्नाटक उससे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। कर्नाटक में जो बीजेपी की तरफ से दावा किया जाता है वो ये कि 2014 से पहले सिर्फ 2 एयरपोर्ट थे, बेंगलोर और बेंगलुरु। बीते सालों में कर्नाटक में 9 एयरपोर्ट बनाए गए हैं। एफडीआई की अगर बात करें तो वो पहले सालाना 30,000 करोड़ के आसपास आती थी, बीजेपी के रिजीम में वो बढ़कर 90,000 करोड़ रुपए के आसपास सालाना आ रही है। स्टार्टअप में जो ग्लोबल रैंकिंग है, पूरी दुनिया के सबसे शानदार जो शहर हैं उनमें, उस रैंकिंग में बेंगलुरु का नाम आता है जो कर्नाटक की राजधानी है। तो ये 3 तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट से जुड़ी चीज़ें हैं वो हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने लगातार आंकड़ों में बताया कि 15,000 करोड़ रुपए हमने किसान सम्मान निधि के तहत कर्नाटक में दिए, जिसका फायदा 54 लाख किसानों को हुआ और 10,000 रुपए हर किसान को पहुंचे। बीजेपी ने बताया कि किस तरीके से हमने लगभग 12 से 15 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप दी, जिसमें किसान के बच्चे थे, जिसमें मछुआरों के बच्चे थे। बीजेपी ने बताया कि किस तरीके से हमने 1 करोड़ घरों में पीने का साफ पानी पहुंचाया। इस तरीके की तमाम वेलफेयर की स्कीम आम आदमी के लिए, गरीब लोगों के लिए, पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति के लिए भी बीजेपी ने की है। और साथ ही साथ जो अर्बन पॉपुलेशन है कर्नाटक की, जिसमें स्टार्टअप की बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की, एयरपोर्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तो नंबर होती है, नंबर 1 पर है। उसमें देश की ग्रोथ से रेट से ज़्यादा ग्रोथ रेट कर्नाटक का है। तो जो दोनों पहलू होते हैं, पंक्ति में आखिरी व्यक्ति और पंक्ति के आगे जो टैक्स पे कर रहा है, जिसको बेहतर सुविधाएं चाहिए, उन दोनों को एड्रेस करने की डबल इंजन की सरकार ने कोशिश की है। लेकिन उसके बाद में भी ये बड़ी हैरानी की बात है कि करप्शन का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है कि वो काम जो 2014 से बीजेपी की सरकार यहाँ पर कर रही है केंद्र से, और यहाँ पर ये जो वसवराज बम्बई के 5 साल हैं इसके तहत की जाती है। मतलब जो काम दिखा, जिनके दावे पेश किए जा रहे हैं, उनके मुकाबले कांग्रेस के जो 5 वादे हैं वो कितने साबित सही होंगे इसका भी पता नहीं है। लेकिन दावों के मुकाबले सपना देखना ज्यादा पसंद किया। धीरेन्द्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। धीरेन्द्र जी, आपसे बात हो रही थी, जो हमारी चर्चा हो रही थी, आपने कहा कि भ्रष्टाचार बहुत कम ही बार ऐसा है जब इलेक्शन में मुद्दा बना है। तो भ्रष्टाचार इस बार क्या एक बड़ा मुद्दा जो है वो बन पाया, जैसे कि अनुराग कह रहे हैं, क्योंकि स्कीम्स में कमी तो नहीं थी? हाँ, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी हम लोगों ने उसको अच्छे से लोगों ने देखा नहीं है कि किस तरह हुआ। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप गौर करते हैं तो ये देखेंगे कि पिछली बार से इस बार वोट शेयर क्या चीज़ होता है। क्योंकि जब चुनाव हो रहा था तो मैं सोच रहा था कि इस पूरे इलाके में हसन मंडिया, टुमकुरू, या उसमें जो ओल्ड मैसूरू का इलाका है, या जिसको ये कहा जाता है वोकालिगा की ताकत है, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जेडीएस लगातार लंबे समय से 30-35 इतनी सीट की ताकत बनी रही। अब ऐसे में उसका जो वोटर है वो एक फटीग का शिकार हो जाता है, उसको लगता है कि उसकी पार्टी शायद सत्ता के शीर्ष पे नहीं जाती। तो ऐसे में ये कभी भी हम लोग देखते हैं, पुरानी कभी भी आप देखेंगे सफोलॉजी में, तो उसमें देखते हैं कि वो वोटर किसके साथ सोशली एफिनिट है। अगर ये बात मैं वहाँ जो लोग सर्वे कर रहे थे उनसे बातचीत कर रहा था, तो मैंने उनसे ये कहा था कि इस इलाके में ये चेक करो कि वोकालिगा जाएगा तो फिर किस तरफ मूव करेगा। अगर जेडीएस से नाराज होगा तो वो कहाँ जाएगा, क्योंकि उसकी सोशल एफिनिटी किधर होगी। अगर जो जेडीएस का जो 5 से 6% वोट घटा है वही जाके कांग्रेस को मिला है, वो बेसिक लाइन वो है। क्योंकि और बहुत बड़ा चेंज नहीं आपको दिख रहा, क्योंकि बीजेपी 36 पॉइंट समथिंग पर 2 पर थी लास्ट ईयर में, और अभी 30.58 पर है। यानी बहुत चेंज उसकी उसमें नहीं है, लेकिन जो शिफ्ट है वो जेडीएस का वोटर उस तरफ शिफ्ट कर गया जहां वो, और खासतौर से मुस्लिम वोटर। अगर हम लोग गौर करते हैं तो जो जिस तरह की वॉर पे बीजेपी वहां पहुंची थी, जिस वॉर को बीजेपी ने सोचा कि उसने एक बहुत बड़ा इशू बना लिया, लेकिन वो ये चीज़ उसको बंगाल में भी मुझे लगता है कि स्ट्रेटजी को वॉच करने में, क्योंकि जो 4% शिफ्ट था, टोटल शिफ्ट, वो टोटल ममता के साथ चला गया। बीजेपी ने बहुत राइज किया, लेकिन ममता को 4% के साथ और ताकत पे चली। बजरंग बली और बजरंग दल का अंतर जो है वो समझ पाई वहाँ की जो जनता है, और वहाँ बजरंग बली नहीं, वहाँ अंजनी भगवान होते हैं। तो शायद वो जो कनेक्ट जितना सोच रहे थे हम लोग कि लास्ट में आके एकदम कुछ
मामला पलट जाएगा, वो नहीं बदला। वो नहीं हो पाया। और जैसा धीरेन्द्र जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो जो 5-6% वोट शेयर है जिसमें डेंट लगा है वो जेडीएस के में लगा है। थोड़ा बहुत भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर है उसमें भी कमी आई है, तब जबकि लगातार बीजेपी की तरफ से जो कैंपेन है वो किया जा रहा था और बड़े पैमाने पर कैंपेन किया जा रहा था। तो कांग्रेस के लिए जो सफलता है उसमें जेडीएस का बड़ा पोर्शन है, लेकिन बीजेपी को भी उसने थोड़ा सा डेंट किया, 1% वोट परसेंट के आसपास। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा बहुत हो सकता है वो बढ़े। लेकिन क्या करप्शन पे सीएम या 40% की दलाली करप्शन ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि केंद्र की योजना और राज्य की बीते 5 साल की योजना सबको जनता ने भुला दिया? मैं इस बात से बहुत मुतमईन नहीं हूँ, ना ही इत्तेफाक रखता कि मतलब आप कह रहे हैं कि जेडीएस का कमजोर होना ये कांग्रेस की जीत की वजह है? बेसिकली अगर हम लोग गौर करते हैं और उससे अलग हटते हैं जो अक्सर अखबारों में लिखते हैं या हम बोलते हैं, क्योंकि हम लोग भी शायद कड़वा सच बोलते हुए बचकते हैं, लेकिन अगर हम गौर करें तो बहुत ज़्यादा कास्टिस्ट सोसाइटी है वहाँ। कास्ट बेस वोट शायद यूपी बिहार से ज़्यादा है। अगर किसी ने वहाँ काम किया है तो वो जानेगा। वहाँ कास्ट का एलिनेशन, कास्ट का रियूनियन और यूनियन बनता है। तो इस बार कैसे वो एफिनिट हुई ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ कोई इशू नहीं है, क्योंकि डीके शिव कुमार मतलब मुझे लगता है कि अगर आप लिस्ट बनाएंगे वहाँ के लोगों की जनता के हिसाब से तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस लिस्ट में बैठते हैं। अनिल लाड जो बल्लारी से, वो कितनी बड़ी उसमें है, करप्शंस के कितने इश्यूज होंगे या सारी चीज़ें उनमें, यानी कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो उसमें सब उसी के साथ है, वो सब मुलविस हैं। तो इसलिए ये कह पाना कि बहुत बड़ा करप्शन से इशू हुआ होगा, इसने चेंज, मुझे लगता है अखबारों लेकिन जो टैली है धीरेन्द्र जी वो बहुत कुछ कह रही है। वो ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा बदलाव है। 136 सीटें कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में कब मिली थी पिछले 15-20 साल में? मुझे तो नहीं लगता। अगर ये जीत है तो इसके पीछे के कुछ जो बड़े फैक्टर हैं उसमें आप करें कि जो जातियों की इक्वेशन है वो बड़ी वजह। क्या जातियों की इक्वेशन बड़ी वजह या करप्शन वास्तव में एक बड़ा मुद्दा था जो जनता के बीच में असर कर गया? नहीं, मुझे लगता है करप्शन असर कर गया। और दूसरा मुझे एक सवाल ये भी धीरेन्द्र जी कि अगर कास्ट की बात है तो क्या इसके पहले नहीं था? हमने अभी 94 से अभी डिजिटल की टीम ने ही कराया, 94 से अब तक का जितने चीफ मिनिस्टर थे उनकी बात हुई, कब कब किसकी सरकार बनी उसकी बात हुई, तो क्या इसके पहले कास्ट नहीं था? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं राहुल गांधी का असर होगा? क्योंकि हम बार बार ये कह रहे थे कि जब उन्होंने पदयात्रा की शुरुआत की तो साउथ से क्यों किया। हम बार बार ये सवाल कर रहे थे कि भाई हिमाचल में चुनाव है, यहां से क्यों नहीं शुरुआत कर रहे हैं, बाकी राज्यों में चुनाव है वहां से क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कहीं ऐसा तो नहीं, ये भी फैक्ट है। दूसरा ये कि क्या एंटी इनकम्बेंसी काम कर गई? देखिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे तो होते हैं राज्य में जब चुनाव होते हैं, लेकिन हम लोग दिल्ली में बैठ के शायद उतना ना समझ पाए जितना ग्राउंड पर लोग जाते हैं वो समझते हैं। दूसरी जो अहम बात है, हो सकता है भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ये बताने में कामयाब हो गई कि हम बेहतर कर सकते हैं। दूसरा, वो बजरंगबली वाला दांव काम नहीं आया, क्योंकि वो बजरंग दल और बजरंगबली में लोगों को शायद फर्क समझ में आ गया। कांग्रेस का कैडर भी कांग्रेस की बड़ी ताकत है कर्नाटक में। कांग्रेस के पास कैडर है, इस पे तो कोई शक नहीं है कि कांग्रेस अभी भी कर्नाटक में या साउथ में जो बचे हुए हिस्से हैं वहाँ बहुत ताकतवर है, उसके लोग हैं। क्योंकि जब आप सत्ता तक ले जाने की ताकत रखती है जो पार्टी, जब तक उसकी पार्टी के पास वो ताकत बनी रहती है, उम्मीद बनी रहती है, उसका सपोर्ट बेस, उसका वोटर बेस और उसका काडर हमेशा स्ट्रॉन्ग, मुझे लगता है कि वो तो काडर है उसमें। लेकिन येदियुरप्पा को हटाया ये सोच कर कि जो करप्शन के आरोप हैं उससे हम बच जाएंगे, और फिर हम एक नए चेहरे को लाते हैं नई उम्मीदों के साथ, और उस पर और ज़्यादा बड़े करप्शन के चार्जेस लगते हैं। याशिर मुश्ताक हमारे सहयोगी बता रहे थे कि येदियुरप्पा पर बहुत बड़े चार्जेस नहीं होते थे, 2 एकड़ ज़मीन किसी को दे दी, 5 एकड़ ज़मीन किसी की ले ली, बहुत ही छोटे आरोप थे जिस पर येदियुरप्पा की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग भी येदियुरप्पा के खिलाफ नहीं जाते थे, ये सोचकर कि सीएम से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है। लेकिन यहाँ इतने गंभीर चार्जेस जिस पर लगे, बीजेपी से रणनीतिक तौर पर बड़ा फैसला, गलत फैसला हो गया। देखिए, मैं विकल्प के तौर पर गलत व्यक्ति को चुन लिया। मुझे लगता है कि मैं ये तब तक नहीं कहूँगा जब तक, क्योंकि ये जो हम लोग राउट देख रहे हैं, ये राउट आप अगर उसमें नहीं दिख रहा, ये राउट बीजेपी अगर पूरी तरह राउट होती तो उसको 36 से वो 30 पे आ जाती या 33 पे आ जाती। नहीं, देखिए वो आप सही कह रहे हैं, वोट शेयर जो है वो बीजेपी का लगभग उतना ही है, लेकिन सीटों में बहुत ही बुरी स्थिति है बीजेपी की, 60-62 के आसपास सिमटी हुई है। तो ये भी मुझे लगता है कि पिछले 2 दशकों की शायद सबसे करारी हार हो बीजेपी को। ऐसे देखना चाहिए कि बीजेपी को आप कह रहे हो तो बीजेपी आज तक अपने दम पे कभी नहीं बनाई है, ठीक है ना। बीजेपी वहाँ अपने दम पे आने वाली पार्टी कभी नहीं रही है ना, तो ये फर्स्ट टाइम, इसलिए इसको बहुत बड़ा कोई आश्चर्य नहीं है मेरे लिए कि ये हुआ। मतलब लहर में भी 80 सीटें कम से कम मिली थी बीजेपी को व्यक्तिगत। यही कह रहा हूँ, लहर में 104 सीट लास्ट टाइम,
मिले, 104 सीट थी लास्ट, और जब डिवीजन हुआ था तब 40 सीट थी, जबकि येदियुरप्पा लग गया। बीजेपी बेसिकली लिंगायत और जो बाकी जो जिनको कहते हैं हार्ड कोर है। और दूसरा एक बड़ा कारण है जिसको मैं अभी दिख नहीं रहा, लेकिन पिछले कुछ समय से हम लोग शायद एक चीज़ पे गौर नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी की जो लीडरशिप है, जो यूपी से उलट आपको दिखाई दे रही है। बीजेपी में जो योगी इस समय यूपी के हम लोग जब इलेक्शंस भी देख रहे हैं, तो यूपी के इलेक्शंस में जो योगी चाहते हैं जो होता है, दूसरा मैं बताना चाह रहा हूं कि जो योगी का जो स्ट्रॉन्ग हिंदू बेस वोटर, जो किसी भी पार्टी का बेसिक वोटर होता है, तो इनकी पार्टी का हिंदू का जो काडर बेस है, जो स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व की बात करता है, वो अभी भी जो योगी की छवि जैसी बनी थी वो उसके साथ है। उसके साथ विकास जुड़ गया, लेकिन मूल छवि से अलग नहीं हुआ। लेकिन मोदी पिछले कुछ समय से, अगर आप गौर करते हैं, सोशल मीडिया को अगर एनालाइज करते हैं, तो जो बीजेपी का कोर वोटर है वो लगातार सेंट्रल लीडरशिप से नाराजगी जाहिर कर रहा है। आप करें कि जो कट्टर हिंदू है वो नाराज हो जाए बीजेपी, वो उस तरह से मुझे, लेकिन ऐसा हो रहा होता तो द केरला स्टोरी हिट क्यों हो रही हो? केरला स्टोरी बीजेपी टिकट नहीं बांट रही। नहीं, टिकट नहीं भाग रही, मतलब, लेकिन वो जो एक लहर है, वो जो एक भावना है, वो जो एक सेंटिमेंट है, वही वजह है जिसके चलते वो अच्छा कलेक्शन कर रही है। जो मैं कह रहा हूँ वही बात को आप कह रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो कट्टर हिंदू है, जो उनका बेसिक वोटर था, वो इस तरह के एक्शन चाहता है। वो केरल स्टोरी को हिट कर रहा है। अगर आप जाएंगे तो वो लाइन में लग के वो, मतलब आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर बसवराज बोम्मई को हिंदुत्व के मुद्दे पर जो कड़े फैसले लेने थे वो शायद नहीं ले पाए, उससे जो एक हार्डकोर हिंदू वोटर है। बेसिकली ये लड़ाई मोदी की थी, हम लोग इसको पेंट न करें। बेसिकली मोदी वहाँ चुनाव लड़ रहे थे, बोम्मई कोई चुनाव, मतलब अगर हारी है बीजेपी तो ये मोदी की, ये सीधे तौर पे मोदी की हार है, इसमें कोई रास्ता नहीं। लेकिन अमूमन ऐसा लोग कहने से बचते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता खास तौर से, वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराते हैं, और पूरा जो डिस्कोर्स है वो सीएम के चेहरे पर आकर सिमट जाता है कि 5 साल में तो सरकार बदलती है, इस बार भी बदल गई तो क्या फर्क पड़ रहा है, एंटी इनकम्बेंसी थी, हम मानते हैं। मोदी तक कोई ही प्रवक्ता शायद पहुंचे। दरअसल एक बहुत बेसिक लाइन है, मैं तो सेफोलॉजी तब इन लोगों से सुनता हूँ जो ये स्टूडियो में बैठते हैं प्रवक्ता, कि जब आप जीतते हैं ना तो कोई आपसे रणनीति नहीं पूछता है, और जब आप हार जाते हैं तो बताने के लिए आप होते नहीं हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी अभी तक चेहरा थे, बोम्मई अपने हिसाब से एक टिकट नहीं दे सकते थे, जीत रहे थे तो मोदी ऑफिस पहुंच जाते, फिर वो हाथ हिलाते, और हार गए हैं तो वो बोम्मई को हाथ हिलाते। तो ये कोई लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ उस तरह की बातें हैं जो अक्सर हम लोग अखबार में पढ़ते हैं। के आधार पर जो सटीक विश्लेषण होता है वो यही है जो धीरेन्द्र जी कर रहे हैं। बिल्कुल, धीरेन्द्र जी के ये जो आखिरी के कुछ शब्द थे बिल्कुल